तो यहाँ पे मैंने एक समरी दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस। एक एक करके हमें एक टॉपिक के बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगी कि हमें कौन से वाले क्वेश्चंस करने हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, एंड व्हाट इज़ बेसिकली कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो द वेरी फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे है दैट इज़ ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। अब ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? अगर किसी को आइडिया नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है तो उसके बारे में बता दूँ। ये सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पे मैथ्स जैसा यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी से ज़्यादा थोड़ा सा सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, सिस्टम की अल्गोरिथम्स कौन सी होती है। ओके, तो उसके बारे में है। अब जैसे कि फर्स्ट हम बात करेंगे ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम। व्हाट इज ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम? जैसे कि सपोज आप कंसिडर कर दीजिए कि एक माइक्रोवेव है, राइट? माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है? खाना गर्म होता है, ये हमें पता है, सबको पता है। अब माइक्रोवेव के अंदर देर इज डिफरेंट टेम्परेचर की सेटिंग होती है। जैसे कि हमने एक आइस ले लिया और मैंने आइस को माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। आइस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कोल्ड है, राइट? अगर कंपेयर टू अदर फूड, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे है आइस, या सपोज 1 डिग्री का आइस है, और हमने उसको माइक्रोवेव के अंदर रखा। माइक्रोवेव उसको इतना हीट देगा कि वो वाटर या तो वाटर वेपर में फॉर्म होगा, लेकिन वो उसको उतना ही परसेंटेज ऑफ हीट देगा कि वो गर्म हो जाए, वो पानी गर्म हो जाए। अब मैंने माइक्रोवेव के अंदर एक सब्जी रखी है या कोई खाने की आइटम रखी है जो पहले से वार्म है। उसका कुछ तो टेम्परेचर है, जैसे कि हम कह लें 30 डिग्री या 50 डिग्री, कुछ तो उसका खुद का टेम्परेचर है जो वार्म है। अब मैंने जब वो माइक्रोवेव के अंदर रखा तो हमें उसे सिर्फ हीट करना है। तो माइक्रोवेव जितना आइस को गर्म करने में जितना टेम्परेचर लगाया, उतना नहीं लगाएगा फॉर उस सब्जी को गर्म करने के लिए। क्यों? बिकॉज माइक्रोवेव ने क्या किया, पहले जो हमने एलिमेंट रखा था या जो हमने डिशेस रखे थे, उसका टेम्परेचर पहले माइक्रोवेव चेक करता है। उसके हिसाब से उसको गर्म करने के लिए जो उसका सिस्टम है, वो उतना वो वापस उसको हीट देगा। इट डजंट गिव द हीट ओनली फ्रॉम वन साइड, वो पहले फीडबैक लेता है कि हाँ भाई, इसमें इतना टेम्परेचर है ऑलरेडी, मुझे सिर्फ उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर देना है ताकि वो एक 100 डिग्री तक हो जाए। जैसे कि वो 30 डिग्री ऑलरेडी है तो माइक्रोवेव कैच करेगा कि इसका टेम्परेचर ऑलरेडी 30 डिग्री है, मुझे उसको सिर्फ 70 डिग्री देना है ताकि वो 100 डिग्री हो जाए। सो ये क्या किया माइक्रोवेव ने? माइक्रोवेव ने यहाँ से एक फीडबैक लिया और फिर उसको उतने फीडबैक से वापस भेजा। सो दैट इज व्हाट फीडबैक सिस्टम यहाँ पे काम करता है। अभी उसी हिसाब से हम टोस्टर के बारे में बात कर ले। टोस्टर क्या करता है? वो सिर्फ हीट करता है, राइट? वो हीट करेगा, यानी कि हीट कैसे करता है? वो बेसिकली क्या करेगा, अगर हम लोगों ने ब्रेड डाल दिया, वो हीट करके हमें ब्रेड बाहर दे देगा। कभी कभी ब्रेड बहुत जल्दी जल जाते हैं या कभी भी ब्रेड इतने इजीली हीट नहीं होते। सो ये यहाँ से हमें क्या पता चला कि टोस्टर फीडबैक नहीं ले रहा है, टोस्टर सीधा अपना टेम्परेचर देता है। तो वो जो मेथड है जिसमें हम फीडबैक लेते हैं और फिर अपनी सिस्टम उस हिसाब से वर्क करती है, दैट इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम। एंड जहाँ पे हमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज नोन एज एन ओपन लूप सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हमारा सिस्टम है और हमने यहाँ पे इनपुट है और हमको यहाँ पे आउटपुट मिला, तो ये हो गया अपना ओपन लूप सिस्टम। इसके बारे में बहुत ही मतलब डिटेल में पढ़ेंगे हम। और यहाँ से अगर मैं आउटपुट से लेके यहाँ पे फीडबैक देती हूँ, यानी कि मैं फीडबैक ले रही हूँ, जो आउटपुट दे रहे हैं वहाँ से मैं फीडबैक लेके उसको इनपुट में ट्रांसफर करती हूँ कि हाँ भाई, ये जो मेरा आउटपुट था, जो हमारा सब्जी था, वो हमारा आउटपुट होने वाला था, उसका ऑलरेडी टेम्परेचर मैंने पहले गेन किया, उस हिसाब से मैंने मेरा इनपुट चेंज किया, तो वो हो जाएगा हमारा क्लोज लूप सिस्टम। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो ये पहला टॉपिक है। ये तो मैंने जस्ट एक रॉ आइडिया दिया है, लेकिन ओपन लूप सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके इक्वेशंस क्या है, और क्लोज लूप सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके इक्वेशंस क्या है, कैसे हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, कैसे उन दोनों की सम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब इसमें आएगा। सेकेंड इज ब्लॉक डायग्राम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सिस्टम और फीडबैक के लिए ब्लॉक डायग्राम यूज किए। वैसे ही बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक डायग्राम्स होंगे जिसमें नंबर्स ऑफ सिस्टम्स होंगे, नंबर ऑफ फीडबैक्स होंगे, बहुत सारे आउटपुट्स भी आएंगे। सबको समराइज करके उसका मिनिमाइजेशन कैसे करना है, मिनिमाइजेशन मतलब उसको कम से कम में कैसे लिखना है, उस सिस्टम जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको हमें
सिंपल वे में कैसे करना है वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, हाउ द सिग्नल गेट्स ट्रांसफर्ड एंड इट्स अ ग्राफिकल मेथड बेसिकली. द थर्ड इज द टाइम डोमेन. नाउ टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन बहुत बार सुना होगा. टाइम डोमेन मतलब क्या, जैसे हम कोई सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो सिग्नल जो है वो आइदर टाइम चेंज करती है या फ्रीक्वेंसी चेंजेस पे रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आते हैं. सो उस हिसाब से वो टाइम डोमेन में कैसे वर्क करेगी. जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे सिग्नल लिया है ये और हमने एक्स एक्सिस पे डाल दिया है टी, एंड यहाँ पे वो वेरिएबल होगा वोल्टेज और करंट, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है सिग्नल में. तो मैंने वोल्टेज या करंट, तो हमारा ये सिग्नल अगर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है तो उसको मैं बोलूँगी टाइम डोमेन में है. अगर उसी हिसाब से यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी का यूज़ करती हूँ, मतलब हमारा जो सिग्नल है वो फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे चलता है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी डोमेन. तो उसके बेसिस पे सम से. देन द नेक्स्ट इज स्टेडी स्टेट इन एरर एनालिसिस. हर सिस्टम में एरर्स होते हैं, ओके और एरर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो उसी हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम जो स्टेडी दिख रहा है उसमें क्या एरर है उसके एनालिसिस करने के लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर है, स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस. डिपेंड्स अपॉन योर एसएफजी. जो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे उसी के बेसिस पे ये पर्टिकुलर थिंग है. फिर हमने यहाँ पे ये 5th नंबर होगा, यहाँ पे 6th ग्राफिकल मेथड्स होते हैं. इसमें आता है रूट लोकस, बोडे प्लॉट, रूथ हर्विट्ज एंड नाइक्विस्ट प्लॉट. अब जो बोडे प्लॉट है इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, रूट लोकस एंड रूट हर्विट्ज के भी पूछे जाते हैं. ये जो सारे प्लॉट्स हैं ये स्टेबिलिटी चेक करते हैं. जैसे हमने एक सिस्टम बना दिया, पहले तो हम ओपन क्लोज लूप सिस्टम में देखेंगे कि हमारा फीडबैक वाला सिस्टम है या विदाउट फीडबैक. फिर वो कॉम्प्लेक्स अगर सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसको हम पहले कॉम्पैक्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में. थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी में चल रहा है या टाइम डोमेन में चल रहा है, वो हो गया. फिर हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो उसमें एरर फॉर्म हो रहा है या एरर विदाउट एरर है, और अगर एरर हो भी रहा है तो कितना एरर है. अब वो बनने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए कि वो सिस्टम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कितना आउटपुट देता है, ये सब जो स्टडी कर रहे हैं वो ये ग्राफिकल मेथड है. सो रूट लोकस, उसमें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल मेथड्स होते हैं. तो उसमें से ये 4 हम देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो उसमें हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं. और यहाँ पे जो लास्ट पार्ट है वो है स्टेट स्पेस एनालिसिस. ये टोटली इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 6 चैप्टर्स. कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर कहेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में पढ़ना है, जैसे आप हम कहेंगे कि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में उठाना है, तो आप नहीं उठा पाओगे बीच में से सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ द होल फ्रॉम 1st to 7th टॉपिक्स. तो हर टॉपिक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि हम सिस्टम बनाएंगे कैसे, वो मैंने आपको लिंक अभी बताया. जैसे हमें पहले फीडबैक ढूंढना है, फिर उसको मिनिमाइज करना है, फिर वो देखेंगे कि वो टाइम में है या फ्रीक्वेंसी में है, फिर उसका स्टेडी स्टेट, उसका एरर चेक करेंगे, फिर वो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे बाय योर प्लॉट मेथड, एंड देन उसकी एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस जो इन सब का समराइजेशन है वो रहेगा. तो आई होप सो यू आर क्लियर कि हम कंट्रोल सिस्टम में क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले. सो ये पर्टिकुलर इस हिसाब से कंट्रोल सिस्टम है. बीच में से कोई भी टॉपिक लोगे तो बाउंस हो जाएगा, वो नहीं समझेगा. इसके लिए इसमें कंटिन्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई होप सो यू आर क्लियर. थैंक्स फॉर दिस थिंग. बाय.